हेलो बच्चों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर सॉल्यूशन। बहुत बेसिक चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज मैं, और वो है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। लेकिन इससे पहले देखिए बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन आप किसे सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर आप दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिलाकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हो तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे, हम ऐसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिनमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट जैसा आप जानते होंगे, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्वेंट। यहाँ पर हम लोगों ने सोल्यूट को बी और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप किसी और सिंबल से भी सिग्निफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ए और बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो और दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। अब अगली बात है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन हमें ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ओके, कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ये हमें कॉन्सेंट्रेशन से पता चलता है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? देखें, सोल्यूट जो सोल्यूट है, अगर आप सोल्यूट को इंक्रीज करेंगे, जितना आप सोल्यूट मिलाते चले जाएंगे सॉल्यूशन में, आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा सोल्यूट आप ऐड करेंगे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और सॉल्वेंट जितना आप कम करते जाएंगे कंसंट्रेशन उतनी बढ़ती जाएगी। यानी कि सोल्यूट के ऐड करने से कंसंट्रेशन बढ़ती है और सॉल्वेंट के कम करने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। जैसे हम कहते हैं कि एक आपके पास ग्लास पानी है, उसमें आपने एक स्पून नमक मिलाया हुआ है, तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन कुछ है, उसका जो नमकीनपन है वो कुछ होगा। लेकिन अगर आप एक चम्मच और उसके अंदर नमक मिला दें तो उसका जो सॉल्टीनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स दैट सोल्यूशन आपका और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इसके अपोजिट, अगर हम लोगों के पास एक ग्लास नमकीन पानी है और हम लोगों ने उसको बॉईल करना शुरू किया, सॉल्वेंट इवॉपरेट हो जाएगा, इवॉपरेट होना शुरू होगा, जिससे सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी। और उसके बाद अगर आप उस एक ग्लास पानी को इवॉपरेट करके आधा ग्लास पानी बना लें तो आप देखेंगे कि उसके जो सॉल्टीनेस है वो बढ़ जाएगी। सोल्यूट तो उतना ही था जितना आपने उसमें पहले मिलाया हुआ था, लेकिन आपने सॉल्वेंट को बॉईल करके इवॉपरेट कर दिया, जिससे सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो गई। सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो गई तो सॉल्टीनेस बढ़ गई। दिस मीन्स दैट कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को सोल्यूट के ऐड करने से बढ़ाया जा सकता है और सॉल्वेंट के रिमूव करने से भी बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन को, किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने से, उसको बताने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को बताने के कई तरीके हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। उनमें से मैं कुछ 3-4 चीज़ें तरीके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। आपने ये 11th में भी पढ़े होंगे, और अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो समझिए। तो देखिए मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो मोलारिटी क्या चीज़ होती है? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वही सोल्यूशन की मोलारिटी कहलाती है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, मान लिया उसकी मोलारिटी 5 मोलार है, 5 मोलारिटी का सोल्यूशन है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका क्या मतलब है, तो बेटे इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन का अगर आप 1 लीटर ले लें और उसके अंदर सोल्यूट अगर आप देखने गए तो आपको 5 मोल सोल्यूट वहाँ पर मिलेंगे। यानी कि जितनी मोलारिटी होती है किसी सोल्यूशन की, उतने ही सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं उस सोल्यूशन में। लेकिन कितने लीटर में? 1 लीटर में। तो 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, वही सोल्यूशन की मोलारिटी कहलाती है। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो मोलारिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को अगर हम सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मोलारिटी आ जाती है। वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए।
ml और सेंटीमीटर क्यूब में अगर है तो इसे लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। इट मीन्स दैट मोलारिटी हो जाएगी NB, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर ये लीटर में है तो यहाँ पर 1000 नहीं आएगा। हम यहाँ पर इसे और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ब्रेक कर दें, B का मतलब सोल्यूट है, N का मतलब मोल्स, तो सोल्यूट के मोल्स निकालने के लिए ऊपर आ जाएगा गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आप जानते होंगे मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन वेट WB हो गया और मोलर वेट या मोलर मास MB हो गया। B हमेशा मैं B सोल्यूट के लिए यूज़ करूँगा, बात को ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पर NB है फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो फॉर्मूला आपका बन गया मोलारिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि मोलारिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब। और अगर ये लीटर में होगा तो 1000 नहीं आएगा, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। मोलारिटी बच्चों टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्यूशन की मोलारिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि मोलारिटी के अंदर फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है सॉल्यूशन का। वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलारिटी कम हो जाएगी। तो बात याद रखिएगा, मोलारिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। एक मैं और फार्मूला आपको और बता रहा हूँ मोलारिटी का। देखिए ये फार्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर मोलारिटी एंड इज एप्लीकेबल जब हमें आपके सोल्यूशन में सोल्यूट की मास परसेंटेज दे रखी हो और सोल्यूशन की आपको डेंसिटी दे रखी हो। मास परसेंटेज आपको दे रखा हो सोल्यूट का और डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी हो, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए लगा सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर डेंसिटी आप ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए। ओके, तो देखिए मास परसेंटेज कितनी होगी बच्चों, 38। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो गया 1.30 ग्राम, यूनिट सब आपको दी गई हैं। मोलर मास देखिए यहाँ पे H2SO4 जो है वो सोल्यूट का काम कर रहा है, और H2SO4 का मोलर मास आप कैलकुलेट अगर करते हैं तो इट विल बी 98। ओके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 98 आएगा इंटू 10, और ये सब आप सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर 5.04 मोल पर लीटर। यूनिट के अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। देखिए सोल्यूट, कुछ सोल्यूट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो कुछ सोल्यूट्स के अगर आप मोलर मास को डायरेक्टली याद करें तो ये आपको फ़ायदा देंगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि H2SO4 की अगर बात कर रहे हैं तो H2SO4 का मोलर मास 98 है। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में कैलकुलेट करना सीखा भी होगा मोलर मास, और डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं। तो H2SO4 का मोलर मास 98, HCl का 36.5, नाइट्रिक एसिड 63, सोडियम हाइड्रोक्साइड 40, यूरिया NH2CONH2 जिसका फार्मूला होता है मोलर मास 60 होता है, ग्लूकोज का 180, केन शुगर या सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल, NaCl 58.5, इथाइलिन ग्लाइकॉल 62। तो ये कुछ कॉमन सोल्यूट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये सोल्यूट्स की अगर आप मोलर मास डायरेक्टली याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। ओके, उसके बाद बच्चों बात आती है मोलालिटी की। तो देखिए मोलालिटी में क्या होता है, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ बदल गई बच्चों। पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे थे मोलारिटी में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस यही फ़र्क हुआ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपको मोलालिटी दी गई है, सपोज मान लिया 3 मोलालिटी आपको दी गई है, 3 मोलाल सोल्यूशन आपको दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हम ऐसे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके 1 किलो सॉल्वेंट में, सोल्यूशन के 1 किलो सॉल्वेंट में सोल्यूट के 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। यानी कि जितनी मोलालिटी होगी उतने ही मोल्स प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के 1 किलो सॉल्वेंट में। अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें बच्चों तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी,
और अगर ये ग्राम में हुआ तो इसे केजी बनाना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके, तो ये केजी में ही होना चाहिए, पॉइंट को नोट करिएगा, ये ग्राम्स में नहीं होना चाहिए, केजी में ही होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए WB/MB इंटू 1/WA इन केजी। ओके, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आएगा जैसे मोलैरिटी में आता है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, A फॉर सॉल्वेंट। ओके, केजी में है तो ये सही है, और अगर ये ग्राम में है तो इसको केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये देखिए, मोल पर केजी इज अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी एंड मोल पर लीटर इज अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ओके, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब देखिए, अगर हम लोग कहें बच्चों कि मोलैरिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो टेम्परेचर का मोलैरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। देखिए WB, MB, W सब वेट्स हैं, और वेट्स कभी भी टेम्परेचर के चेंज करने से वेट में कोई वेरिएशन नहीं आता है, इसलिए मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप सोल्यूशन को गर्म ठंडा कुछ भी कर लीजिए, सोल्यूशन की मोलैरिटी कांस्टेंट रहती है, जबकि मोलैरिटी में चेंजेस आने स्वाभाविक हैं। तो अगर आपको सोल्यूशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी की टर्म्स में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो मोलैलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है बच्चों, देखिए कि आउट ऑफ 1 मोलर कैपिटल M एंड 1 मोलर स्मॉल m, दो सोल्यूशन है, एक की मोलैरिटी आपको 1 दी गई है और दूसरी की मोलैलिटी आपको दी गई है, एक की मोलैरिटी और दूसरी की मोलैलिटी। ओके, पानी में सोल्यूशन बनाया गया है और आपसे पूछा गया है बताइए इन दोनों सोल्यूशंस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कौन होगा। तो देखिए बच्चों, मोलैरिटी भी 1 है और मोलैलिटी भी 1 है। इट मीन्स दैट कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 है, मोल्स सोल्यूट के बराबर हैं। तो यहाँ पर सोल्यूट तो बराबर है, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कौन कम होगा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि कहाँ पर सॉल्वेंट की अमाउंट कम है। सॉल्वेंट कहाँ पर कम है, जहाँ पर सॉल्वेंट कम होगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, सॉल्वेंट जहाँ पर कम होगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो देखिए मोल्स तो दोनों में बराबर है। तो देखिए ये बात जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो इसका डायरेक्ट आंसर आप ध्यान रखें, इसका आंसर है 1 मोलर कैपिटल M। हमेशा 1 मोलर जो होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। और दूसरी बात, ये बात तब अप्लाई होगी बच्चों जब हम लोग सोल्यूशन वाटर में प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि सॉल्वेंट आपका वाटर हो, तभी ये बात एप्लीकेबल है। अगर हम लोग सॉल्वेंट वाटर ना लेकर कुछ और लेंगे तो फिर ये कहना मुश्किल है कि 1 मोलर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है या 1 मोलर, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। अब देखिए ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए वाटर की मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए वाटर जो होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 होती है डेंसिटी। डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अगर 1 हो जाए तो मास और वॉल्यूम बराबर हो जाता है। तो पानी के केस में पानी का मास और पानी का वॉल्यूम बराबर होता है। अगर मैं कहूँ 1 लीटर पानी तो वो 1 किलो पानी के बराबर भी होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ 1 किलो दूध तो वो 1 लीटर दूध के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मिल्क की डेंसिटी 1 नहीं होती है। तो डेंसिटी अगर 1 है तो मास और वॉल्यूम बराबर हो जाता है। ओके, अब देखिए 1 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, और 1 लीटर आपका जो है वो हमने वाटर में बनाया है सोल्यूशन, तो 1 लीटर जहाँ पर है वहाँ पर हम 1 kg भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम और मास बराबर हो गया। 1 kg की जगह 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 1 मोल जो है वो 1000 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम से कम ही होगा। भाई टोटल सोल्यूशन 1000 ग्राम है ना, तो उसमें सॉल्वेंट भी होगा, उसमें सोल्यूट भी होगा, तब जाकर 1000 ग्राम बना है। तो मान लिया कि यहाँ पर 900 ग्राम सॉल्वेंट है और 100 ग्राम सोल्यूट है, मान लिया। तो देखिए यहाँ पर 1 मोल जो है वो 900 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। मतलब 1 मोलर सोल्यूशन में 1 मोल जो होता है वो 1000 ग्राम से कम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 1000 ग्राम से कम सॉल्वेंट में, ये 1000 ग्राम सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम से कम होगा। जबकि 1 मोलर सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1 kg की जगह 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 1 मोल जो है वो एग्जैक्टली 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर क्या है, 1 मोल इज प्रेजेंट इन लेस देन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्योंकि सॉल्वेंट कम है इसलिए ये सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोलना चाहिए, पानी में ही बात कही जाएगी।
अगर आप सॉल्यूशन पानी में प्रिपेयर कर रहे हो। अगली बात बच्चों आती है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, ये रेशो है। इट इज़ अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। यहाँ पर मान लीजिए सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं ए और बी। आप ए का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, बी का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल से टोटल जितने भी मोल सोल्यूशन में है उनके सम से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर ए के मोल्स आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में ए और बी के मोल का सम आ जाएगा। अगर 3 कंपोनेंट हो तो ऊपर ए का मोल आ जाएगा और नीचे 3 कंपोनेंट के मोल का सम आ जाएगा। बच्चों मोल फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम आएगी, आनी ही है। देखिए ऊपर केवल एक मोल है, मतलब ऊपर एक कंपोनेंट के मोल है और नीचे आपके 2 कंपोनेंट के मोल का सम है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट के मोल का सम है, तो डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा होगा और इसीलिए हमारे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। याद रखिएगा हमेशा 1 से कम आती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। चाहे कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन के अंदर 2 हों, चाहे कंपोनेंट 3 हो, चाहे n हो, हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है और इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आती है। तो अगर आपके सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, इट मीन्स दैट सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है और सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का कम है, इट मीन्स दैट उसके मोल्स कम हैं और उसकी जो सोल्यूशन वो बनाएगा वो भी उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन। ओके, अब जो मोल फ्रैक्शन है ये भी देखिए, इसमें भी कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन भी क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है। अगली बात बच्चों जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो करूंगा नॉर्मेलिटी के ऊपर। हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के ऊपर, लेकिन नॉर्मेलिटी को समझने से पहले आप लोग समझिए इक्विवेलेंट मास। देखिए इक्विवेलेंट मास अगर आपको किसी चीज़ का कैलकुलेट करना है तो आप उसके मोलर मास से n फैक्टर को डिवाइड कर दें, n फैक्टर से डिवाइड कर दें मोलर मास को। नाउ समझना है ये n फैक्टर क्या चीज़ होती है। मोलर मास तो आप समझते ही हैं, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल। अगर आपको किसी भी चीज़ का मोलर मास इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास कैलकुलेट करें और n फैक्टर से डिवाइड कर दें। अब हमें n फैक्टर पर जाना होगा कि n फैक्टर क्या होता है। तो देखिए n फैक्टर डिपेंड करता है कंपाउंड पर कि वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, एलिमेंट क्या है। तो अगर एसिड का आपको n फैक्टर निकालना हो बच्चों तो आपको ये देखना होगा कि 1 मोल एसिड कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये उसकी बेसिसिटी भी कहलाती है। जरा गौर कीजिएगा, एसिड की बेसिसिटी। ओके यस, बेसिसिटी। तो जैसे HCl है तो HCl 1 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है 1 मोल, तो HCl की एसिडिटी बेसिसिटी जो होगी या उसका जो n फैक्टर होगा वो 1 होगा। अगर H2SO4 की बात करें तो वो 1 मोल H2SO4 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा तो उसकी बेसिसिटी 2 होगी, यानी कि उसका फैक्टर n फैक्टर 2 होगा। बेस के लिए होता है कि 1 मोल कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपको कहीं पे सॉल्ट दे दिया जाए तो सॉल्ट के लिए आपको सॉल्ट को आयनाइज करना है और देखना है कि जो कैटायन फॉर्म हुआ है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि हम पॉजिटिव चार्ज देखकर n फैक्टर डिसाइड करते हैं सॉल्ट के लिए, और एलिमेंट के लिए हम लोग वैलेंसी का यूज़ करते हैं। तो किसी भी चीज़ का एसिड, बेस, सॉल्ट या एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मोलर मास से उसके मोलर मास से n फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास को, तो वो इक्विवेलेंट मास उस चीज़ का आ जाएगा। अब देखिए बच्चों नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर ज़रा गौर करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है और उसमें ये देखना है कि कितने सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ओके, तो फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं पहले। तो नॉर्मेलिटी हो गई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अगर आप जो मास आपको दिया है, अगर आप उस मास को उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो तो बच्चों आपको मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। उस चीज़ का आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये न्यूमरेटर की जगह हमारी ये टर्म आ जाएगी।
अब इसमें गिवन मास क्लियर है। इक्विवेलेंट मास को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि मोलर मास को अगर आप एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट मास आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है बच्चों। देखिए इक्विवेलेंट मास को हमने इसको हमने ब्रेक डाउन किया है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और ये एन फैक्टर चला गया आपका न्यूमरेटर में। तो हमारा फॉर्मूला जो आ गया, न्यूमरेटर जो हमारा बना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। और नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो वॉल्यूम साथ में से डिवाइड कर दीजिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये देखिए ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम नॉर्मेलिटी की बात टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की इसकी बात करें बच्चों, तो अगेन देखो इसके फॉर्मूले में भी वॉल्यूम आ रहा है। तो क्योंकि वॉल्यूम, कहीं पर भी वॉल्यूम आ जाए, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम आ जाए तो वो चीज़ टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो ये नॉर्मेलिटी भी बच्चों मोलैरिटी की तरह टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। मोलैलिटी नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन नहीं करेगा, नॉर्मेलिटी करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मोलैरिटी की टर्म्स में लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। देखो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये तीन चीज़ें मिलकर बन जाएंगी मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी हो गया, इन तीन चीज़ों को मिलाकर बना दिया मोलैरिटी, साथ में एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो इस तरीके से अगर आपको नॉर्मेलिटी मालूम है तो आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको मोलैरिटी मालूम है तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको एन फैक्टर मालूम होना चाहिए उस चीज़ का। ओके, अगर नॉर्मेलिटी की यूनिट की बात की जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कैसे आ रही है, देखिए फॉर्मूले में ऊपर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर आ गया और नीचे वॉल्यूम आपका लीटर में हो गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड इट ऑल्सो चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। यू कैन कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ तक बच्चों मैं आज आपके साथ बात करूँगा नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी के ऊपर हमने बात की है। अगली बार मैं आपसे डिस्कस करूँगा इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए। तब तक आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।